जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये जो प्राइजेस है गेल की ओर से बढ़ा के अब 58.61 पर MMBTU रुपीज़ जो है वो कर दिए गए हैं। तो MGL पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या मायने रहेंगे, आपकी जो लागत है इन पर्टिकुलर उस पर क्या असर रहेगा? 1 अप्रैल से इम्पैक्ट आएगा इसका, जब से कि टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा। तो 58 रुपीज़ 61 पैसे जो अनाउंस किया है वो गेल का टैरिफ है। इसी तरीके से बाकी जो एंटिटीज़ है उनका टैरिफ भी इंटीग्रेटेड टैरिफ अनाउंस करेगी PNGRB, और इन सबको मिलाकर के एक यूनिफाइड टैरिफ बनाया जाएगा। उसको 3 जोन में शायद डिवाइड किया जाएगा। तो एक बार वो जोनल टैरिफ आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टैरिफ है उससे वो ज़्यादा है या कम है। पर ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि इससे जो लोकेशन की एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाती है। और कोई अगर गैस कोची में भी ले रहा है तो वो उसको बिहार या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ले जाके मतलब खरीद सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दो कस्टमर्स के बीच में। लेकिन सर एवरेज जो भी आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं उनके लिए तो ये प्राइस जो है वो पास ऑन होने वाली है, तो कितना पास ऑन हो सकता है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, कितना फ़र्क पड़ सकता है इसमें? अगर हम बॉल पार्क नंबर लेके चलते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके आधार पे लगता है कि 70-80 पैसे CNG का दाम कम हो सकता है टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से, और 50-60 पैसे पर SCM PNG के दाम पे इम्पैक्ट आएगा। पर ये नंबर अभी काफ़ी रफ एस्टिमेट है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है। जब टैरिफ अनाउंस हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल उन्होंने कितना बनाया है। उसके आधार पे और मार्केट सिचुएशन के आधार पे हम लोग कीमत निर्णय करेंगे। पर एक चीज़ तो तय है कि कुछ जगह से हम जहाँ से गैस खरीदते हैं वहाँ से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ होगा, और कुछ जगह से जहाँ से हम गैस खरीदते हैं वहाँ पे प्राइस थोड़ा कम होगा। तो जो फाइनल टैरिफ आएंगे उन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए अपने प्राइजेस को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को 2 मुख्य चीज़ें होने वाली हैं। एक तो टैरिफ रिवीजन है, और दूसरा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किरीट पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होंगी। तो इन दोनों को मिलाकर के जो प्राइस में इम्पैक्ट आएगा वो 1 अप्रैल से हम लोग लागू करेंगे। तो सर एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी लागत कम होती है तो आप जो प्राइसेस पास ऑन करने की बात कर रहे हैं उसमें भी तो परिवर्तन होना चाहिए, ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझाइए। नहीं, हम रोल बैक करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए पास थ्रू प्राइस है। हम कंपनी इसको ना एब्जॉर्ब कर सकती है और ना मतलब लंबे समय तक अपने पास रख सकती है या बिना पास ऑन किए। तो चाहे वो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर वो पास थ्रू है तो हम प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, और अगर वो कम होते हैं तो प्राइस को निश्चित रूप से घटाया जाएगा। ठीक है सर। अब हाल ही में यूनिसन एनवायरो का भी आपने अधिग्रहण किया है, कब से ये मर्जर जो है वो हो सकता है लागू, और ये जो ऐसे कोई और अधिग्रहण की या विकल्प की आप जो इंक्वायरी है वो कर रहे हैं अभी भी? जी, आपने सही कहा। जो अभी हमने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 3 मार्च को, और उसमें एक प्री कंडीशन होती है कि PNGRB जब अपना अप्रूवल देते हैं, 5 साल का लॉक इन पीरियड है उनके 3 में से 2 GA के लिए, जो कि सितंबर 23 के एंड में ख़त्म हो रहा है। उसके बाद PNGRB के अप्रूवल्स वी विल सीक, उनका अप्रूवल हम लेंगे। तो हो सकता है नवंबर तक, ये उम्मीद है कि वो शेयर्स हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उनके जो ओनर्स हैं उनको। और रही बात आपने जो दूसरी बात कही कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में, तो आप बिल्कुल सही हैं। आज की डेट में जो अच्छे अच्छे शहर हैं वो ऑलरेडी लाइसेंस PNGRB इशू कर चुका है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी देख रहे हैं, जो कि इससे रिफ्लेक्ट होता है जो अभी हमने यूनिसन वाली डील करी है जो, और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग जांच रहे हैं, और जैसे ही कोई ऑप्शन फ्रुक्टिफाई होगा वी विल कम, हम मार्केट में उसको घोषणा करेंगे उसकी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपको रहेगा, कोई खास जियोग्राफी पर आप फोकस लगा के बैठे हों, आपको एक्सप्लोर करने की ज़्यादा इच्छा हो, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, अभी जो ज्योग्राफी की हम बात करें तो मुंबई, फिर थाने और रायगढ़, और उसके बाद रत्नागिरी, तो एक पूरी कंटिन्यूअस GAs हैं, और 1-2 GA छोड़ करके फिर चित्रदुर्ग और देवनगरी हैं।
और हैदराबाद के पास में जो लातूर है और उस्मानाबाद है वो भी एक हमारे हैं। तो ज्योग्राफी थोड़ा स्प्रेड आउट ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ज्योग्राफी वो महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग ओपन रहेंगे। जैसा कि इस डील में भी देखा है कि कर्नाटका में एक जीए है, उस पर हमने एक्वायर किया है। तो ज्योग्राफी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिविटी, वहाँ पर कितना उम्मीद है ग्रोथ की, वो सब मैटर करता है। जैसे आप बाकी सीजीडी कंपनीज को भी देखें तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग ज्योग्राफीज़ में हैं। उससे थोड़ा एक नेचुरल हेज भी रहती है और हमारे लिए भी अच्छा है कि अलग अलग ज्योग्राफीज़ हमारे पास आए। तो हम लोग ज्योग्राफीज़ के लिए कोई उसमें वो नहीं है कि हम किसी ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं और किसी में नहीं है। ठीक है सर, एक और चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों में आजकल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देखने मिल रही है। एमजीएल की ओर से इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए योजना, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सर? देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो हमारे लिए एक कंपीटिंग फ्यूल भी है, कंपीटिंग बिजनेस भी है, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सारी वैल्यू चेन पे हम लोग जा सकते हैं, पर मुख्यतः हम देखेंगे कि जो फ्यूल से है या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। वैसे इलेक्ट्रिक वैल्यू चेन में अगर आप देखें, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, फिर बैटरी एज ए सर्विस है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, किस के साथ हम जेवी कर सकते हैं या कुछ इक्विटी ले सकते हैं या खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा हाइड्रोजन वैल्यू चेन की बात है, वो नेशनल गैस हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट अभी लॉन्च करने वाली है। उसमें कौन से सेक्टर में कुछ मिनिमम हाइड्रोजन ऑफटेक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। उसमें अपेक्षित है कि शायद सीजीडी में भी कुछ गैस को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कुछ खोजबीन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइज़र लगाए जा सकते हैं या हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके उसको ब्लेंडिंग करने के लिए हमारी कितनी तैयारी है। ये सारे एरियाज़ में हम जांच रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। जहाँ पर भी उपलब्ध होगा उसको हम आगे निवेश के लिए लेके जाएंगे। ठीक है सर, और FY24 के हिसाब से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ इन पर्टिकुलर हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट हमने ऐसी देखी थी कि जहां पर डबल डिजिट के वॉल्यूम ग्रोथ के लिए बातचीत की गई है। आपकी ओर से क्या इनपुट सर? आप अगर 21, 22 और 22, 23 की बात करते हैं तो हम 3 मिलियन से 3.5 मिलियन ग्रोथ हुई है, जिसका अर्थ है कि लगभग 16-17% ग्रोथ वॉल्यूम्स में देखने को मिली है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नंबर 23-24 में आएंगे, 22-23 से और 23-24 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे। पर आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि डबल डिजिट हम छू जाए, अन्यथा 5-7-8% की ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है। पर अगर प्राइजेस कम होते हैं 1 अप्रैल से, जो कि अभी उम्मीद है किरीट पारिक कमेटी की, और ये टैरिफ का भी अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है, तो जो डेल्टा है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का, वो इम्प्रूव करेगा। मतलब सीएनजी के प्राइसेस कम होने की उम्मीद है, जिस कारणवश हमें लगता है थोड़ा ट्रैक्शन और आएगा सीएनजी व्हीकल्स के लिए। और सीएनजी हमारा मेन कस्टमर सेगमेंट है। और दूसरा एक और अहम इसमें मुद्दा है कि अलग अलग जीए जो हैं वो अपने सीजीडी और सीएनजी पंप्स लगा रहे हैं, जिससे कि जो ट्रैफिक एक शहर से दूसरे शहर और या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, वो वॉल्यूम भी हमारे उसके थ्रू जाने की उम्मीद है, जिस कारणवश भी हमें लगता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ 23-24 में हो सकती है। बिल्कुल सर। आशु जी, बहुत बहुत